चलिए दोस्तों, दोबारा हम देखते हैं कि अभी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था कि भाई सबसे पहले भारत में आने से अंग्रेजों के आने के बाद जो महत्वपूर्ण युद्ध थे, जैसे कि प्लासी का युद्ध अभी हमने देखा, उसके बाद हमने देखा मराठाओं की हार और फिर थर्ड बैटल जो हुआ हमारा इम्पोर्टेंट, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर। तो इन तीनों युद्धों का बहुत ही लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ा भारत पर और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन भारत पर स्थापित हो गया। इसके बाद कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए, नियमित करने के लिए कुछ एक्ट या अधिनियम लाए गए। उन अधिनियमों के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये शासन जो है आपका, शासन की बात करते हैं हम। सबसे पहले संवैधानिक विकास की संविधान, यहाँ पर इसको क्लासिफाइड करना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। देखिए, सबसे पहले जो शासन हुआ, कंपनी का शासन आपको समझना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से कब तक है? तो 1773 से लेके 1858 तक का जो शासन है, ये कहलाता है कंपनी का शासन या कंपनीज हुई। इस समय जो रूल करने वाली संस्था थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद जो 1858 से लेकर 1947 तक रूल किया है क्राउन ने। क्राउन मीन्स कौन? ब्रिटेन की महारानी के अंदर जो है ये शासन हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके आगे कि कैसे ये शासन हुआ, कौन कौन से अधिनियम हैं और क्या इनकी इंपॉर्टेंस है ना। सबसे पहले आप बात करते हैं, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, कंपनी में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को दूर करने के लिए एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये रेगुलेटिंग एक्ट में क्या विशेषता है? सबसे पहले इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर कहा जाने लगा। अब ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, इसमें पहला जो आपका गवर्नर जनरल है, प्रश्न पहला आता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ये कौन है? तो ये है वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, ये कौन है? ये आता है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये प्रश्न एक हो गया आपका। फिर हम आगे चलते हैं। इसमें क्या हुआ? केंद्रीय प्रशासन का आरंभ भी माना जाता है। उसके अलावा भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में और इसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश थे, उसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो सबसे पहले 1774 में कहाँ पर यह स्थापना हुई? कलकत्ता में स्थापना हुई सुप्रीम कोर्ट की। उसके अलावा इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे, क्योंकि कई एग्जाम में इनका नाम पूछा गया है, इसलिए सर एलिजा इम्पे। जबकि अन्य न्यायाधीश थे रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टीफन सीजर लिमेस्टर और जॉन हाइट। ठीक है, 3 अन्य का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब हम बात करते हैं इसी एक्ट के आगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में। इसका नाम पिट्स इंडिया क्यों रहा? क्योंकि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पिट्स द जूनियर, उन्हीं के नाम पर यह एक्ट हुआ, पिट्स इंडिया है। इसमें विशेष क्या था? इसमें दोहरी सरकार की प्रणाली अपनाई गई, जिसमें एक बांट दिया गया आपका वाणिज्यिक पक्ष, एक बांट दिया गया आपका राजनीतिक पक्ष। इसे कहा गया बीओसी या बोर्ड ऑफ कंट्रोल और इसे कहा गया सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, इसे आप बीओसी और सीओडी से आप रख सकते हैं। अब इसमें गवर्नर जनरल की परिषद में 4 में से 3 कंपनी क्षेत्र की ब्रिटिश। ठीक है, बेसिकली इसको आसान भाषा में समझे तो 4 में से 3 कौन होंगे? तो ब्रिटिश के अलावा इंडियन सदस्यों को भी यहाँ पर मान्यता दे दी गई, इसलिए ये इंपॉर्टेंट एक्ट हो जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। बेसिकली इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, आगे जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उन्हें देखिए। अब हम बात करते हैं चार्टर अधिनियम। देखिए, 4 चार्टर आए, हम यहाँ पर महत्वपूर्ण अधिनियमों की बात कर रहे हैं। 4 चार्टर अधिनियम कब कब आए? पहला आया 1793 में, दूसरा आया 20 साल बाद 1813, फिर 1833 और 1853। चार्टर अधिनियम में क्या विशेषता है? बेसिकली ये कंपनी के कार्यों को 20 साल बढ़ाने के लिए एक अगला आदेश के रूप में हम इन्हें देखते हैं। अब इसमें हम महत्वपूर्ण आदेश की बात करें तो एजी 13 का जो एक्ट होता है, ये है चार्टर एक्ट आपका सेकेंड। इसमें व्यापारिक जो कंपनी के या ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। क्या मतलब है इसका? मतलब पहले यूरोपीय देश या यूरोपीय कंपनियां भारत के साथ अगर उन्हें व्यापार करना है तो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये अधिकार था कि वो भारत के साथ व्यापार कर सकती है। लेकिन
इस एक्ट के आने के बाद केवल चाय और चीन के साथ व्यापार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। बाकी सारे व्यापार के लिए अन्य यूरोपीय कंपनियों को भी खुली छूट दे दी गई थी। शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की व्यवस्था इस वाले चार्टर में की गई थी। तो ये प्रश्न भी आया हुआ है कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए अनुदान देने की बात किस अधिनियम में की गई थी? तो चार्टर एक्ट 1813 में की गई थी। इसमें मुक्त व्यापार की नीति भी अपनाई गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले एक्ट की। नेक्स्ट एक्ट है हमारा 1833 का आपका थर्ड चार्टर। तीसरा चार्टर है 1833। अब इस चार्टर के अधिक हम बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ कि अब बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का गवर्नर क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। अब इसमें प्रश्न ये आता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो अंतिम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रश्न आएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक विधि आयोग का गठन किया 1834 में, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। और इन्हीं लॉर्ड मैकाले का मैकालेज माइन्यूट आया, जिसके तहत अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा में आधारभूत रूप से शामिल कर लिया गया। फिर उसके बाद इसमें चाय व्यापार और चीन के साथ कंपनी का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। तो ये वाला जो है कुल मिला के ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को कम कर दिया गया। और यहीं पर एक चीज देखें कि विलियम बेंटिक ने और क्या किया है। तो 1829 में राजा राम मोहन रॉय की सहायता से सती प्रथा का अंत किया। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय की सहायता से सती प्रथा का अंत किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। उसके अलावा ठगी प्रथा का अंत भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, सती प्रथा और ठगी प्रथा दोनों बंद किया राजा राम मोहन रॉय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक में। अब बात करते हैं अगले एक्ट की। अगला चौथा और 14 एक्ट है 1853 का चार्टर है। ये चौथा चार्टर है जो 20 साल के अंतराल में 4 चार्टर हैं उनमें से। इसमें क्या अलग हुआ? तो इसमें विधायी कार्य प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिए गए। उसके अलावा निदेशक मंडल सदस्य जो है 24 से 18 कर दी गई, सदस्य संख्या कम कर दी गई। अब इम्पोर्टेंट यह है भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति दे दी गई। और ये जानकर आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा तो नहीं लगेगा, आईसीएस अधिकारी की जो एग्जाम होता था, अब जो हमारे सिविल सर्विसेज है, ये इंटीग्रेटेड सिविल सर्विसेज होती थी पहले ब्रिटेन में परीक्षा। तो अगर आपको सिविल सर्विसेज परीक्षा देनी होती थी तो आपको ब्रिटेन जाना होता था, जो आम भारतीयों के लिए पॉसिबल ही नहीं था। अब उसके अलावा पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने परीक्षा पास की थी? तो सत्येंद्र नाथ थे। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे। केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को इन्होंने अनुमति दी ली। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है उसमें लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यानी इंडियंस को भी अब इसमें परमिशन मिल गई। तो ये एक बड़ा काम इसमें हुआ। ये टोटल 4 चार्टर हमारे हुए। अब इसके बाद एक बहुत बड़ी घटना होगी। कौन सी घटना होगी? तो यहीं पर देख लेते हैं। 1857 का रिवॉल्ट हो जाए। क्या होगा? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति होगी। तो उस 1857 की क्रांति में अलग अलग जगह पर विद्रोह होंगे, जिसमें आपने सुना ही होगा कहानी की खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदे वे हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं पूरे भारत में इसका विद्रोह हुआ और एक लार्ज स्केल पर बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। इसके फेल्योर के कई सारे कारण हो सकते हैं, इस पर हमने एक अलग से वीडियो डाला है, वो आप देख लीजिएगा, जिसमें 1857 की क्रांति के कारण, उसकी असफलता के कारण और उसके कई सारे जो प्रभाव हैं भारतीय राजनीति या भारतीय अर्थव्यवस्था सारी चीज़ों पर पड़ी। अब 1857 के रिवॉल्ट के बाद अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरी तरह से डर गई। अब ब्रिटेन ने सोचा कि भारत पर हमारा कब्जा छूटते छूटते बचा है, इस कारण से हम जो है चेंजेस करने चाहिए। तो क्या चेंजेस किए इन्होंने? आफ्टर दैट इन्होंने ये कहा कि भैया इंडियन से कि आप लोग जो हैं अब खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि अब आपके ऊपर से कंपनी का शासन हट गया है। तो फिर क्या? अब क्या होगा? तो अब होगा ब्रिटिश क्राउन का शासन यानी महारानी का शासन। इसलिए 1858 के भारत शासन अधिनियम को आ गया गुड गवर्नेंस एक्ट या अच्छे शासन का अधिनियम। अब आप खुश हो जाओ, अब आपके हाथ सर पे राजा या रानी का हाथ है। तो क्या हुआ इस एक्ट में? तुरंत क्यों लाना पड़ा? तो 1857 के रिवॉल्ट के कारण 1858 में अधिनियम आया। इसमें शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल, अब इसमें एक शब्द जो है वो चेंज हो गया। अभी तक जो भारत का गवर्नर जनरल था, जिसके अंतर्गत बम्बई, मद्रास और कलकत्ता
आते थे, अब वो वाला चेंज हो गया और अब वो क्या कहलाने लगा, भारत का वॉइसरॉय। नया शब्द दे दिया गया उसको, वॉइसरॉय। वॉइसरॉय का अर्थ क्या है यहाँ पर, वॉइस ऑफ रॉयल एम्पायर, यानी कि ब्रिटेन के रॉयल एम्पायर की आवाज। और अब यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न आए भारत का पहला वायसराय कौन है, तो भी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक और नई चीज हुई भारत के लिए, राज्य सचिव जैसा ही नया पद बनाया गया, राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन दोनों को समाप्त कर दिया गया। अब कुल मिला के अगर हम समझे इसको आसान भाषा में, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक कंपनी थी जिसका मेन पर्पस था कमर्शियल या फिर वाणिज्यिक लाभ लेना भारत से। जबकि अब जो है कंपनी का रूल खत्म हो गया और ब्रिटेन की महारानी का रूल आ गया। इससे क्या हुआ, इससे अब पॉलिटिकल जो लाइबिलिटीज थी या फिर राजनीतिक जिम्मेदारी थी वो भी हो गई है ब्रिटिश क्राउन की। यहाँ से आपको भारत के नेता और भारत की संस्कृति या फिर भारत का इतिहास देखने को मिलेगा। और अब भारत परिषद अधिनियम आया 1861 में, 1861 में आया भारत परिषद अधिनियम। इसमें विधि निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर लिया गया। पहले इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन बाद में इसमें इंडियन रिप्रेजेंटेटिव या भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर लिया गया। मद्रास और बम्बई को पुनः विधायी अधिकार वापस कर दिए गए जो पहले ले लिए गए। इसमें एक नया सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। एक अध्यादेश की शक्ति अब किसकी हो गई, वायसराय की। अभी जो वर्तमान में अध्यादेश की शक्ति है आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को है, और राज्यों में अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को है। ठीक है, अब ये विधान परिषदें कहाँ कहाँ पर हो गई, तो बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिमी प्रांत में इन्होंने विधान परिषदों की स्थापना कर। अब आप बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अब गैर सरकारी सदस्यों की वृद्धि होगी। जो नॉन गवर्नमेंट या गैर सरकारी सदस्य थे उनकी यहाँ पर वृद्धि हुई। निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ। अब जो इलेक्शन प्रोसेस थी, किसी भी पदों पर चुनने के लिए निर्वाचन पद्धति अपनाई गई। सदन में प्रश्न पूछने व बजट पर बहस करने का अधिकार भी भारतीयों को प्राप्त हो गया। ठीक है, आपको अभी लग रहा है ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन उस समय पर ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय थे। अब हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। देखिए, मेन कहानी जो है क्वेश्चंस आने की, वो हमने ऐतिहासिक बैकग्राउंड देख लिया, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनना चालू होती। 1909 के अधिनियम का जो नाम है, 1909 के भारत परिषद अधिनियम का, इसका नाम है मॉर्ले मिंटो एक्ट या फिर मॉर्ले मिंटो सुधार भी इसे कहते हैं। ये जो लॉर्ड मॉर्ले थे, ये कौन थे, ये उस समय भारत सचिव थे, भारत सचिव। और लॉर्ड मिंटो जो थे, ये थे आपके वॉइसराय। ठीक है, लॉर्ड मिंटो थे वॉइसराय। इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। बैकग्राउंड हम इसे देखें, देखिए क्या हुआ, ये क्यों कहता है, अब पहले इसकी दो लाइन कर लेते हैं, फिर आपको इसका बैकग्राउंड बता। मुस्लिमों के लिए पृथक आरक्षण की व्यवस्था की गई। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, यानी कि मुस्लिमों के लिए कुछ सीट निर्धारित कर दी गई, उस पर मुस्लिम भी खड़े होंगे, मुस्लिम भी वोट डालेंगे और मुस्लिम ही जीतेगी। बट दूसरा क्या हुआ, केंद्रीय या प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार कर दिया गया। कार्यकारी परिषद में भारतीय जो है सदैव प्रसाद सिन्हा को शामिल कर दिया गया या बना दिया गया। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड की बात करें, क्यों मुस्लिमों के लिए पृथक आरक्षण की व्यवस्था पड़ी, तो 1905 में अंग्रेजों ने एक जो है कांड कर दिया। क्या करा इन्होंने, इन्होंने कर दिया भाई बंगाल विभाजन। क्या करा, बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन किस किस के बीच में कर दिया, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहु जनसंख्या थी तो उसे पूर्वी बंगाल कह दिया, और पश्चिम बंगाल में हिंदू जनसंख्या अधिक थी तो उसे पश्चिम बंगाल कर दिया। तो इस प्रकार से धर्म के आधार पर इन्होंने दो समुदायों या पर एक राज्य को बांट दिया। इस कारण से बहुत ज्यादा दंगे या वायलेशन यहाँ पर हुआ, जिसके कारण कई लोगों की जाने भी। अब जब इन लोगों को इन्होंने बांट दिया तो हिंदू मुस्लिमों के बीच में सांप्रदायिक दंगे और भेदभाव, मतभेद सब कुछ बढ़ गया। इसके परिणाम स्वरूप 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग का गठन हुआ। मुस्लिम लीग का गठन। और इसी समय 1906 में हुआ आपका स्वदेशी आंदोलन। ठीक है,
ये सारी डिटेल हम हिस्ट्री वाली क्लास में भी देख लीजिए कि भाई स्वदेशी आंदोलन क्या है, या सूरत फूट हुई 1907 में। और उसके बाद फिर ये सारे कहा मुस्लिम लीग जब बनी 1906 में, ये आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने मिलकर इसे बनाया। और ये मिलने गए किससे, शिमला में मिलने गए आ, मिंटो से। और मिंटो से मिलने गए शिमला समझौते में। और इन्होंने कहा साहब हम पे जो है बहुत अत्याचार हो रहा है, कृपया करके हमें भी कुछ दीजिए। तो मिंटो ने कहा ठीक है वेट करो, कुछ देते हैं। तो 1909 जब आया तो इन्होंने मुस्लिमों के लिए पृथक आरक्षण की व्यवस्था कर दी। तो इससे जो मुस्लिम भारत के थे, इसे कुल मिला के बांटने का काम किसने किया है, तो अंग्रेजों ने किया। अब उसके बाद हम बात करते, ये हो गई हमारी कहानी भारत परिषद अधिनियम 1909 की। इसमें एक लाइन और आती है कि भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है लॉर्ड मिंटो। ठीक है, किसे कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 की अगर हम बात करें, तो इसे और क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें मॉन्टेग्यू जो है वो भारत सचिव है, जबकि चेम्सफोर्ड वॉयसरॉय। इसमें विशेष क्या था, इस अधिनियम में द्वैध शासन का प्रारंभ कर दिया गया था। कहाँ पर द्वैध शासन, तो प्रांतों में यानी प्रोविंसेस में डायरकी स्टार्ट कर दी गई थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनता है। उसके अलावा केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय प्रणाली अपना ली गई थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था जिसमें सीमित मताधिकार था, कुछ लोगों को ही मत का अधिकार था, और पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार, यानी जो आरक्षण मुस्लिमों के लिए था वही बढ़ाकर और लोगों के लिए कर दिया गया। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कर दी थी, और उसके अलावा केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था, फिर है द्वैध शासन का प्रारी। अब अगर हम बात करें अगले अधिनियम की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इस प्रणाली में या इस दिशा में संवैधानिक सुधारों की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस एक्ट में क्या हुआ, इस एक्ट को बेसिकली भारतीय संविधान का एक आधार वो कहा जाता है, अधिनियम कहा जाता है। क्यों, इससे पहले घटना हुई 1919 के एक्ट के लिए 10 साल बाद एक अधिनियम आना था या कमीशन आना था। बट 1927 में एक कमीशन आया जिसका नाम था साइमन कमीशन। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन ने। साइमन कमीशन का काम था 1919 के अधिनियम की जांच करना। ठीक है, 1919 के अधिनियम की जांच करना, अधिनियम की जांच। 1919 के अधिनियम की जांच हेतु एक कमीशन आया, जो आना तो 1929 में चाहिए था लेकिन आया 1927 में, साइमन कमीशन। और इस साइमन कमीशन ने जो है भारत के लिए बात की संविधान वगैरह की। लेकिन ये जो बात थी, ये भारतीयों को इन्होंने चैलेंज भी कर दिया कि हम तो संविधान की बात कर रहे हैं, आप में से कोई इतना कैपेबल ही नहीं है। आप तो, मैंने बहुत सम्मान बोली, अंग्रेजों ने कहा कि तुम में से कोई इतना कैपेबल ही नहीं है कि कोई संविधान बना सके। तो इस बात को पर्सनली ले लिया किसने, मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। और इन मोतीलाल नेहरू ने क्या कर लिया, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, इन्होंने पेश की नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट पेश की 1930 में। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट पेश की 1930 में। और बाद में इसी नेहरू रिपोर्ट के आधार पर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तैयार हुआ। और ये जो एक्ट है भारतीय संविधान का एक आधारभूत ढांचा तैयार करता है। इसमें क्या प्रावधान थे, सबसे पहला प्रावधान था अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान किया गया। ऑल इंडिया फेडरेशन को जो है इसमें स्टैब्लिश किया गया। दूसरा, यहाँ पर संघीय और प्रांतीय लेवल पे समवर्ती सूची की बात की। समवर्ती सूची जो होती है, कंकरेंट लिस्ट, इसमें संघ और राज्य दोनों से संबंधित विषय शामिल होते हैं। फिर होता हमारा प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था, जो 19 के 19 अधिनियम में की गई थी, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, प्रांतीय स्तर का जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया और द्विसदनीय व्यवस्था को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था तो स्टार्ट किया गया और द्वैध शासन को समाप्त किया। पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार कर दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या किया गया, भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई की स्थापना इसी के तहत की गई। और जो हमारा फेडरल कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट कह लें या संघीय न्यायपालिका की स्थापना इसी एक्ट के तहत की गई। तो 1935 का अधिनियम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आज भी जो संविधान है उसका 50% मान लिया जाए तो कहाँ से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया। अब बात करते हैं इसके बीच में क्या हुआ। इसके बीच में बहुत सारी घटनाएं भाई, अगर हम घटनाओं की चर्चा करें, जैसे ये अधिनियम तो बाद में आएगा, इससे पहले
एक्ट में अगर हम देखें तो 1947 डायरेक्ट देख लेते हैं कि इसके बाद सीधे 1947 का एक्ट आया, लेकिन बीच में कई सारी घटनाएं घटी, जैसे नैनी रिपोर्ट आ गई। फिर उसके बाद 1942 में आया आपका, 1942 में पहले तो हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। किसने स्टार्ट किया? गांधी जी में। ठीक है। और इसमें नारा दिया गया करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन में नारा दिया गया करो या मरो, और ये स्टार्ट करा था गांधी जी। ठीक है। उसके बाद 1942 में ही एक मिशन आया जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन। ये क्रिप्स कौन थे? तो ये थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि ब्रिटेन की कैबिनेट के सदस्य थे। ये भारत के संविधान के लिए बात करने आए थे। इन्होंने इंडिया पाकिस्तान के विभाजन का विचार खत्म कर दिया था। अब उसके बाद ये क्रिप्स मिशन को जो है एक्सेप्ट नहीं किया, ना तो कांग्रेस ने ना मुस्लिम लीग ने। आफ्टर दैट क्या हुआ? कार्यवाही चलती रही। 1946 में एक मिशन आया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। इसका नाम है कैबिनेट मिशन। अब इस कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। ठीक है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? एक तो थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर, और तीसरे थे पैट्रिक लुकीज। ठीक है। इन तीनों ने ही क्या कहा? इस जो अ, कैबिनेट मिशन है उसकी सलाह पर ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। आफ्टर दैट एक्ट आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसमें भारतीय संविधान सभा को संविधान निर्माण के रूप में अंगीकरण शक्ति प्रदान की। इससे ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद समाप्त कर दिया गया। देसी रियासतों को भारत और पाकिस्तान में मिलने की छूट, भारत या पाकिस्तान में मिलने की छूट दे दीजिए। और इससे पहले क्या हुआ और उसके बीच में क्या हुआ, तो उसके बीच में ये सारी कहानी हुई। इसमें संविधान के निर्माण की स्टोरी आपकी पूरी बनती है। कैसे ये सब हुआ, तो इसको देखते हैं। ठीक है। भारत के संविधान के निर्माण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पृष्ठभूमि की बात करते हैं। कहाँ से कहानी स्टार्ट होती है? कहानी स्टार्ट होती है 1895 से। तिलक का दौर चल रहा है। स्वराज विधेयक लेकर आए बाल गंगाधर तिलक, और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। 1893 में ये लेकर स्टार्ट इन्होंने किया था गणेश उत्सव। 1895 में इन्होंने स्टार्ट किया शिवाजी उत्सव, जिसमें मास गैदरिंग या पब्लिक को इकट्ठा करके ये अवेयर करते थे। और सबसे पहले इन्होंने स्वराज विधेयक में संविधान सभा के निर्माण की बात की थी, सिद्धांत की बात। आफ्टर दैट 1928 में नेहरू रिपोर्ट, जिसकी अभी हमने बात की, 1928 में इन्होंने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी और 30 में उसे कैंसिल किया गया था। तो नेहरू रिपोर्ट जो है, संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। इसे मसौदा समिति भी कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट भी कहती। फिर आता है हमारा 1934। 1934 में एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग की गई थी। ये जो मानवेंद्र नाथ रॉय है, ये कम्युनिस्ट नेता है जिन्होंने बाद में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी की। फिर उसके बाद संविधान सभा की मांग 1935 के एक्ट में की गई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये मांग की। 1940 में अगर हम बात करें, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो जो है वो लेकर आए अगस्त प्रस्ताव। इस देखिए, अगस्त के ऊपर 3 प्रश्न है। एक अगस्त घोषणा है, अगस्त प्रस्ताव है और अगस्त क्रांति है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव 1940 का है, अगस्त घोषणा आपकी 1917 की। ठीक है। इसमें क्या कहा गया? डोमिनियन स्टेटस व संवैधानिक सुधारों का वादा किया है। इन्होंने कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे। व्हाट इज डोमिनियन स्टेटस? डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि ब्रिटिश के अंदर रहते हुए भारत को स्वतंत्रता, यानी आपके ऊपर जैसे राष्ट्रपति पद ना होकर ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन का झंडा रहता भारत में, तो वो डोमिनियन स्टेटस कहलाता। तो इन्होंने इसकी बात की थी, संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया था, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव से असहमत थे। विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले थे विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू। तो प्रश्न आता है, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। बाद में इन्होंने भूदान आंदोलन में भी भाग लिया। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं 1935 के एक्ट की, हम बात कर चुके हैं। 1940 क्रिप्स मिशन की अभी हमने चर्चा की। क्रिप्स मिशन संविधान सभा के गठन को स्वीकृति देने आया। विरोध किसने किया इसका? मुस्लिम लीग ने किया। डोमिनियन की जगह पूर्ण स्वराज की मांग की कांग्रेस ने। तो कुल मिला के कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों द्वारा जो है इसका विरोध किया गया और प्रसंग पाकिस्तान की मांग को इसने ठुकरा दिया। हालांकि ये बात की थी जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। अब हम बात करते हैं 1946 के। ठीक है।
1946 की अगर हम बात करें, ये जो मिशन है इसका नाम है कैबिनेट मिशन। इसमें थे 3 सदस्य। सदस्य थे पैथिक लॉरेंस जो थे भारत सचिव या इसके अध्यक्ष। इन तीनों का नाम ध्यान रखना है। दूसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स जो पहले भी आ चुके थे। क्रिप्स यानी चिप्स यानी व्यापार, तो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। और ए बी अलेक्जेंडर जो थे ये नौसेना, अलेक्जेंडर द ग्रेट से याद रख सकते हैं सैनिक, तो ये सेना या नौसेना से संबंधित हैं। उसके बाद ये इस एक्ट में क्या कहा गया, 1946 के एक्ट में कहा गया संविधान सभा होगी भारत की, उसका गठन किया जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई और एक पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है इन्होंने अस्वीकृत कर लिए। कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान का जो सुझाव है प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया, तो मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग स्वीकृत कर दी। तो इस एक्ट में ये सारे प्रावधान दिए गए थे कैबिनेट मिशन की सुझाव में। अब उसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ से प्रारंभ होती है संविधान की संरचना। कौन देखी, प्रश्न आता है संविधान सभा का गठन किसके अनुशंसा पर हुआ, तो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर हुआ। यहाँ पर आप बात करें संविधान की संरचना की या फिर स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रक्चर में बात करें, सबसे पहला टोटल सदस्य संख्या कितनी थी, तो 389 थी। 389 में से 296 जो है आपके निर्वाचित लोग थे यानी इलेक्टेड मेंबर्स थे, जबकि 93 जो है वो देसी रियासतों से संबंधित थे। टोटल आप करेंगे तो आपको 389 मिली। इनमें से भी 296 में से भी 292 जो है वो गवर्नर के प्रांत के थे, जो ब्रिटिश गवर्नर, जबकि 4 कमिश्नर्स एरिया के थे, कमिश्नरी एरिया। आंशिक नामित या निर्वाचित लोग कौन थे, तो देसी रियासतों से जो राजाओं ने उन्हें नामित करके भेजा था वो लोग थे। ब्रिटिश प्रांत के निर्वाचित लोग थे। और इसमें जो पहला इलेक्शन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन ने जो सेलेक्ट किया था या फिर संविधान सभा में लोगों को चुनाव कैसे हुआ, तो ये चुनाव था अप्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी इसमें आम जनता ने वोट नहीं किया था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। और कितनी सीट पर एक व्यक्ति खड़ा था, तो 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में एक व्यक्ति शामिल इसमें हुआ। फिर अन्य तथ्य की बात करें तो इसने सभी वर्गों को शामिल किया गया। महात्मा गांधी और जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो कौन से ऐसे दो लोग हैं जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। दोनों ही जाके बाद में अपने अपने देश के राष्ट्रपिता बने, फादर ऑफ द नेशन बने। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अब इसमें बात आती है प्रथम चुनाव की, तो प्रथम चुनाव कब हुए, जुलाई और अगस्त 1946 के बीच में हुए। परिणाम क्या हुआ, 296 सीट का 208 कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग को मिली, 15 अन्य को मिली। पाकिस्तान के विभाजन के बाद कुल सीटें बची 299, 389 में से 299, ठीक है। अब संविधान सभा की बैठक की बात करते हैं, तो पहली बैठक हुई संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें 211 सदस्य जो हैं उपस्थित थे। इसके पहली बार अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों बनाया गया, क्योंकि ये उस समय सबसे बुजुर्ग या सबसे सीनियर मेंबर थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। दैट्स वाई अस्थायी अध्यक्ष इनको बनाया गया। बाद में स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उपाध्यक्ष बनाया हरीशचंद्र मुखर्जी या एच.सी. मुखर्जी को। और भारत के संविधान के संवैधानिक सलाहकार या कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, तो थे सर बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। उस समय भारत में संविधान या कानून के जानकार दो ही प्रमुख व्यक्ति थे, एक थे सर बी.एन. राव, दूसरे थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इवन आप ये अम्बेडकर जी की किताब पढ़ेंगे तो उन्होंने भी ये माना है, इवन लास्ट स्पीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, कि सर बी.एन. राव जो हैं बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ या इम्पोर्टेंट व्यक्ति के भारत के संविधान निर्माण में, लेकिन उतना क्रेडिट उन्हें नहीं दिया गया। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, मुख्य कार्य क्या हुआ है, संविधान सभा ने क्या किया। तो संविधान सभा ने निर्माण किया संविधान का। इसमें टोटल 11 अधिवेशन हुए हैं, जिसमें 165 दिन लगे। पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर के बीच में चला 1946, और 11वां जो है 14 से 26 नवंबर 1949, यानी लास्ट जो बैठा वो 26 नवंबर 1949 को बैठा। प्रेस व जनता को भाग लेने की अनुमति थी, आज़ादी थी। कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो समय भी पूछा गया है कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको लगे। कुल कितना खर्च आया भारत के संविधान को बनने में, तो 64 लाख रुपए खर्च इसमें आया।
अच्छा, इसमें एक प्रश्न आता है कि कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो इसमें टोटल 15 महिला सदस्य थी, जिसमें सुचेता कृपलानी जो है ये प्रथम महिला के रूप में शामिल थी। उसके अलावा बाद में ये उत्तर प्रदेश की पहली सीएम भी बनी। सरोजनी नायडू ये पहली महिला राज्यपाल बनी उत्तर प्रदेश की, और अमृत कौर भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी। तो इस प्रकार से भारतीय महिलाओं का जो है इसमें रोल का। अब उसके बाद हम बात करते हैं इससे रिलेटेड प्रमुख समितियों की। देखिए, इसमें समितियों की अगर हम बात करें तो बड़ी और छोटी समितियां थी। बड़ी या मुख्य समितियां थी 8, जबकि छोटी समितियां थी 13। बड़ी समितियों में सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी जिसका नाम था प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब कार्य संचालन समिति की बात करें तो कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय शक्ति के वल्लभ भाई पटेल, जहड़ा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अल्पसंख्यक समिति के H.C. मुखर्जी, और ये थे आपके सड़क से रिलेटेड पट्टाभी सीतमैया, वित्त रमैया, और वित्त और स्टाफ से संबंधित थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदन से रिलेटेड है पट्टाभी सीतरमैया। फिर हम बात करते हैं प्रारूप समिति की। अलग से इस पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई प्रारूप समिति का कितने मेंबर थे और कौन कौन थे। तो अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। प्लूटम मेंबर थे 7। इन्हें भारतीय संविधान के जनक या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरे मेंबर के कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला खान। फिर थे D.N. मित्र, ये स्वास्थ्य कारणों से हट गए थे, इनके जगह आए M. माधव राव। फिर आए D.B. खेतान की मृत्यु हो गई, इसके कारण आए T.T. कृष्णामाचारी। फिर आए लास्ट कन्हैया मानिकलाल नस। तो ये 7 सदस्य थे। इनको याद कैसे रखा जाए, ऐसा इतनी कठिन ट्रिक है। तो याद ऐसे रख सकते हैं आप, सभी के नाम में कृष्ण है। कैसे? तो अंबेडकर जी के नाम में जो है राम है, ठीक है। यहाँ पर इनके जो B.R. अम्बेडकर है, भीमराव रामजी अम्बेडकर है। उसके बाद सेकंड है कृष्णा स्वामी अय्यर, तो इसमें दूसरा वर्ड है कृष्णा। थर्ड है गोपाल, मोहम्मद को आप मोहन कर सकते हैं तो मोहन। फिर यहाँ पर माधव, कृष्णा, कन्हैया। सातों नाम पे आपको किसका नाम मिलेगा? तो कृष्ण का नाम आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान सभा के अन्य कार्यों की। इन्होंने और क्या क्या फंक्शन या कार्य किए। तो सबसे पहले संविधान के अगर हम अन्य कार्यों की बात करें तो राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया था? इसे अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। डिजाइनर थे इसके पिंगली वेंकैया। जबकि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है। 284 सदस्यों का संविधान में हस्ताक्षर देखने को हमें मिलता है। राष्ट्रमंडल सदस्यता का सत्यापन कब किया? मई 1949 में। राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ उन देशों का समूह है जो कभी न कभी ब्रिटेन के अधीन में रहे। फिर हम बात करते हैं अंतिम ड्राफ्ट की। लास्ट ड्राफ्ट कब तैयार हुआ संविधान का? 4 नवंबर 1948 को तैयार किया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान तो फाइनली एक्सेप्ट कर किया गया तो 26 नवंबर 1949 को, और हाल ही में इसे संविधान दिवस घोषित कर दिया गया है मोदी सरकार द्वारा। फिर उसके बाद लागू कब से हुआ संविधान पूर्ण रूप से? तो 26 जनवरी 1950 के पूर्ण रूप से लागू हो गया। उससे पहले अगर हम बात करें तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट पर। तो उस दिन को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1930 का दिन था, तो 26 जनवरी को मेमोरेबल बनाने के लिए हमने ये दिन अपनाया। ठीक है। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो हाथी था। अन्य योगदानों की बात करें तो इसमें आता है भारत के संविधान की जो मूल संविधान के लेखाकार हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत का संविधान जो है वो हाथ से लिखा गया हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इस पर लिखने वाले व्यक्ति थे प्रेम बिहारी नारायण गायजादा। इन्होंने अंग्रेजी में लिखा, और बसंत कृष्ण बैद्य। और इन्होंने जो है उसका कोई पैसा नहीं लिया, बस इन्होंने कहा कि हर पेज पर मेरा नाम होना चाहिए। ठीक है। तो भारत के संविधान की मूल प्रति जो है संसद में रखी है आज भी। वहाँ के संग्रहालय में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। सजावट इसकी नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने की। अब बात करते हैं भारत के पहले अंतरिम मंत्रिमंडल की, यानी इंटरिम गवर्नमेंट की। अगर हम बात करें कैबिनेट की,
तो जवाहरलाल नेहरू जो है ये कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे और विदेशी मामले देख रहे थे। तो फिर अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये बात हो रही है इंटरिम गवर्नमेंट 1946 से 47 की आज़ादी से जस्ट पहले। फिर उसके बाद वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, शिक्षा मंत्री थे सी राजगोपालाचारी, रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, बाबू जगजीवन राम थे श्रम मंत्री, लियाकत अली थे वित्त मंत्री, गजनफर अली थे स्वास्थ्य मंत्री, आसफ अली थे रेलवे व परिवहन मंत्री, संचार मंत्री थे अब्दुल रब निस्तार, विधि मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल, खाद्य मंत्री थे खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, व्यापार के थे टी चंद्रीगर और उद्योग एवं आपूर्ति के थे जॉन मथाई। लेकिन ये लिस्ट आपको याद नहीं रखनी है, एक बार आप देख सकते हैं। कारण है इसमें मुस्लिम लीग के कुछ उम्मीदवार शामिल हैं, बाद में ये कट गए। तो इस कारण से ये वाला लिस्ट आप एक बार ओवर थ्रू कर सकते हैं। बाकी देखिए इसमें हमने एक कंप्लीट डिटेल देख ली है भारत के संविधान के प्रारंभ से लेके बनने का कालन और संविधान सभा का। इसके अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें कि आप इस वीडियो में क्या सुधार चाहते हैं या अगले वीडियोस किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो लगातार बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।